प्रकाश, सुन लो, प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ओके, यह एक भौतिक रासायनिक, यह एक भौतिक रासायनिक रिएक्शन है। ये कौन सी प्रक्रिया बेटा? भौतिक रासायनिक, फिजिको केमिकल रिएक्शन है, फिजियोकेमिकल रिएक्शन। सो प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? वेरी नाइस। 6CO2 अभिक्रिया करते हैं 12H2O के साथ। यहां पर लाइट, सनलाइट का होना जरूरी है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वर्णक का होना जरूरी है, तब जाकर बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ये पूरी अभिक्रिया है इसकी। CO2 कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज में। इस घटना को बोलते हैं अपचयन। मतलब अपचयन हुआ है CO2 का, तब जाकर ग्लूकोज बना है। H2O से ऑक्सीजन निकली है, H+ भी निकला है, इसलिए प्रक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? सो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? जल का। किसका अपचयन हो रहा है? अरे अपचयन किसका हो रहा है? CO2 का। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है यहां पर। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स, रेडॉक्स मान ले नहीं ऑप्शन में, तो आंसर लगाना है अपचयन। रेडॉक्स नहीं हो तो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उद्देश्य ग्लूकोज बनाना है, ऑक्सीजन उत्पन्न करना नहीं है। तो इसलिए अगर रेडॉक्स नहीं है तो फिर अपचयन आंसर लगाना। यहां पर कुछ बन रहा है और जहां कुछ बनता है उनको बोलते हैं एनाबोलिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? सो ये एक एनाबोलिक रिएक्शन है, एनाबोलिक अभिक्रिया है। हिंदी में इसको बोलते हैं उपचय। ये एक उपचय अभिक्रिया है, एनाबोलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां कुछ बनता है और जहां कुछ बनता है वो एनाबोलिक ही होता है और यहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए एक वर्ड ये यूज करते हैं एंडरगोनिक। जैसे इंग्लिश केमिस्ट्री में एंडोथर्मिक बोलते हो, आप बोलते हो ना, वैसे जीवित शरीर के लिए एंडरगोनिक बोला जाता है। इसका मतलब कुछ है नहीं, इसका मतलब है ऊष्मा शोषी। कौन सी रिएक्शन है ये? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। सो हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स, एनाबोलिक और एंडरगोनिक है। यस और नो? वेरी नाइस। सो CO2 का हुआ अपचयन, जल का हुआ ऑक्सीकरण। इसलिए अपने 3 शब्द लिखे किसके लिए? प्रकाश। वेरी नाइस। आगे चले। पहला प्रकाश संश्लेषण किया था, फर्स्ट प्रकाश संश्लेषण जीवाणु ने किया। किसने किया? जीवाणु ने किया। लेकिन पहली बार ऑक्सीजन, फर्स्ट O2 का निष्कासन इन्होंने नहीं किया। पहली बार ऑक्सीजन का निष्कासन का श्रेय जाता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप बोलते हो साइनोबैक्टीरिया। तो पहली बार ऑक्सीजन निकाली थी साइनोबैक्टीरिया ने। भले प्रकाश संश्लेषण किसने किया हो? जीवाणु ने, पर वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते थे। तो पहली बार ऑक्सीजन किसने निकाली बेटा? वेरी गुड। जड़ों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जड़ों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता क्योंकि हरित लवक नहीं होते। क्योंकि क्या नहीं मिलते? हरित लवक नहीं होते।
देखो प्रॉब्लम यही है कि हरित लवक नहीं है, इसलिए प्रकाश नहीं होता इनके अंदर, है ना। तो जड़ों में प्रकाश नहीं होता क्योंकि हरित लवक नहीं। अपवाद, दो पौधे ऐसे हैं बेटा जिनकी जड़ें प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, तो टीनोस्पोरा व ट्रापा। टीनोस्पोरा का मतलब है बेटा गिलोय, और ये तो आप जानते हो सिंगाड़ा। ये याद करने के लिए बाकी नाम तो यही आएंगे, ट्रापा और टीनोस्पोरा। युग्लिना एकमात्र जंतु है, युग्लिना एकमात्र जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। हाँ भाई ज्ञानियों रुक जाओ, युग्लिना एकमात्र जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ये अपन को याद रखना है, नोट। रेडॉक्स के नीचे बेटा एनाबोलिक, रेडॉक्स एक अपचयन, रेडॉक्स ऑप्शन में नहीं होगा ना तो फिर अपचयन लगाना है, वो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और रेडॉक्स के नीचे लिखा है एनाबोलिक, और एनाबोलिक का मतलब होता है बनने वाली अभिक्रिया, जहां कुछ बनता है ना उसको अपन एनाबोलिक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि CO2 H2 मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं, इसलिए इसको एनाबोलिक बोल रहे हैं। और अगर यहाँ कुछ टूट रहा होता ना तो अपन उसको कैटाबोलिक बोलते हैं। ये एनाबोलिक है, एनाबोलिक को हिंदी में बोलते हैं अपन उपचय, ठीक है ऋषभ। और एंड्रोगोनिक है जहां ऊर्जा का यूज होता है, एंड्रोगोनिक जहां ऊर्जा का यूज हो रहा है, उष्मा शोषी। चलिए हो गया सबका। ये क्वेश्चन है कि किसका अपचयन हो रहा है, तो CO2 का, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यस और नो। चलिए इसके बाद ये एक दो पॉइंट और है जो लिखो, कि पहला प्रकाश संश्लेषण जीवाणु ने किया था, लेकिन पहली बार O2 जो निकाली थी वो BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। पहला प्रकाश संश्लेषण जीवाणु ने किया, और पहली बार O2 का निष्कासन BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया ने किया। और जड़ों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता क्योंकि जड़ों में हरित लवक नहीं होता है। दो अपवाद है, टीनोस्पोरा और ट्रापा। टीनोस्पोरा का मतलब होता है गिलोय, और ट्रापा का मतलब होता है सिंगाड़ा। और आपको टीनोस्पोरा और ट्रापा ही याद रखना है, वो नीचे वाले शब्द कभी नहीं आएंगे पेपर में। युग्लिना एक ऐसा जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, वो दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है और रात को कीटों को खाता है, मतलब दोनों तरह का पोषण दिखाता है, इसलिए जंतु और पादपों के मध्य योजक कड़ी माना जाता है युग्लिना को। प्रोटिस्टा ग्रुप का जीव है ये, बाद में पढ़ोगे आप लोग सब युग्लिना के बारे में, पढ़ लिया ना, बस ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रोटिस्टा के अंदर आता है युग्लिनोइड, उसमें आता है युग्लिना, स्वच्छ पानी में मिलने वाला जीव है ये। तो जड़ों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा क्योंकि हरित लवक नहीं होते। टीनोस्पोरा और ट्रापा दो अपवाद है। टीनोस्पोरा मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में इसको गिलोय बोलते हैं, इसको सिंघाड़ा बोलते हैं, पर नाम आएंगे टीनोस्पोरा और ट्रापा बस। और युग्लिना एकमात्र जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। युग्लिना एकमात्र जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। चलिए अब अपन काम की बात करते हैं। अब जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से फिर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक अपन चैप्टर के बेसिक पढ़ रहे थे कि ये सब वर्णक चाहिए, आवश्यक चाहिए, सहायक चाहिए। आवश्यक में कौन आता है, सहायक में कौन आता है, एंटीना किसको बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर किसको बोलते हैं, आवश्यक का क्या काम है, सहायक का क्या काम है, ये सब अपन ने बात कर ली। कौन सी लाइट अच्छी होती है, कितनी तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए, दृश्य की कितनी होती है, किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या योगदान दिया, ये बात तो हो गई अपनी। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहां से ध्यान से समझना सब, कि अपन प्रकाश संश्लेषण को अपन ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में दो पद होते हैं। एक पद वो जो रॉबर्ट हिल ने बताया था, प्रकाश्य अभिक्रिया, और एक ब्लैकमैन का पद जिसको अप्रकाश्य अभिक्रिया बोलते। तो प्रकाशन के दो पद है, एक है प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया। बड़ा प्रकाशीय अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि किसने समझाया था इसको, हिल ने। तो हिल रिएक्शन आप बोल सकते हो,
पढ़ते टाइम ध्यान दोगे तो लिखते टाइम ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर दूसरा जो पद है वो है अप्रकाशीय अभिक्रिया, और अप्रकाशीय रिएक्शन को डार्क रिएक्शन बोलते हैं। जैसा नाम वैसा ही वैज्ञानिक। ब्लैक मैन, काला आदमी, ब्लैक मैन रिएक्शन, ये दो अभिक्रियाएं बोल सकते हैं। आप जब हरित लवक पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा कि हरित लवक में यह अभिक्रिया मुख्यतः ग्रेना पर चलती है। अभी मैं डायग्राम बना के भी समझाऊंगा। प्रकाश अभिक्रिया कहां चलती है? ग्रेना पर, और अप्रकाश अभिक्रिया चलती है स्ट्रोमा में। वो मैं अभी डायग्राम में समझा दूंगा कि ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा क्या है, जो भी नए उनको पता चल जाएगा। तो ये स्ट्रोमा पर, ग्रेना पर और स्ट्रोमा में चलती है अप्रकाश अभिक्रिया। क्या होता है अभिक्रिया में, उसको समझने की कोशिश करना। प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश को पकड़ा जाता है और इसको बदला जाता है एटीपी में, और ये काम करते हैं वर्णक। क्या काम करते हैं? कौन? वर्णक। इसको कहा जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम चल रहा है, इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। किसका नाम? प्रकाश अभिक्रिया का नाम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी होता है। प्रकाश संश्लेषण का नाम तो भौतिक रासायनिक है, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना बेटा, वो तो भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण का जो एक भाग है जिसको आप प्रकाश अभिक्रिया बोल रहे हो, उसका नाम क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। या इसका एक नाम और है, फोटो फॉस्फोलीकरण। क्यों है ऐसा नाम बताऊंगा अभी। फोटो फॉस्फोलीकरण भी बोलते हैं इसको। फोटो का मतलब है लाइट, या फोटो का मतलब क्या है? और फॉस्फोलीकरण का मतलब होता है एटीपी बनना। क्या बनना? एटीपी कैसे बनता है समझो। ये एडीपी, इसके साथ एक फॉस्फेट और जोड़ दो। एडीपी मतलब तो डाइफॉस्फेट, और एटीपी मतलब हो गया ट्राइफॉस्फेट। अरे यस और नो? भाई ये डाइफॉस्फेट था, अब क्या हो गया? ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट जुड़ने से एटीपी बनता है। ये ऑलरेडी कोशिका द्रव्य में होगा, स्ट्रोमा में ये पहले से पड़ा रहेगा, ग्रेना में पहले से होगा। इसकी अभिक्रिया करनी है किससे, और क्या बनेगा? तो फॉस्फेट जुड़ने से बना ना, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोलीकरण। क्या बोलते हैं इसको? CO2 जुड़ता तो कार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीजन जुड़ता तो ऑक्सीकरण, नहीं क्या? फॉस्फेट जुड़ रहा है तो फॉस्फोलीकरण। सो एडीपी के साथ एक फॉस्फेट जुड़ गया तो ये बदल गया एटीपी में, तो फॉस्फोलीकरण है। यस और नो? इसीलिए तो मैंने एटीपी को क्या बोला है? फॉस्फोर। लेकिन एटीपी किससे बन रहा है? लाइट से। सो क्या नाम हो गया? क्वेश्चन है कि फोटो फॉस्फोलीकरण किसे कहा जाता है? प्रकाश अभिक्रिया। क्यों कहा जाता है? आप बोल देंगे फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोलीकरण मतलब एटीपी बनना। प्रकाश से एटीपी बनना मतलब फोटो फॉस्फोलीकरण, इसलिए प्रकाश अभिक्रिया। या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। क्लियर है क्या? चाहे फोटो फॉस्फोलीकरण बोलो, चाहे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलो, चाहे हिल अभिक्रिया बोलो, चाहे प्रकाश अभिक्रिया बोलो, सब नाम एक ही। अरे यस और नो? अप्रकाशीय का काम क्या है कि वातावरण से CO2 को पकड़ लो, जल को पकड़ लो, और इनको मिला के बना दो ग्लूकोज, जो कि प्रकाश संश्लेषण का मेन उद्देश्य है। लेकिन ये जोड़ने के लिए आपको एटीपी चाहिए, और ये एटीपी आएंगे यहां से। मतलब पादप पहले प्रकाश ऊर्जा करेगा, प्रकाश अभिक्रिया करेगा, एटीपी बनाएगा, फिर उन एटीपी को खर्च करेगा, और इन दोनों को जोड़ के क्या बनाएगा? तो ग्लूकोज बनने के पहले एटीपी बनना जरूरी है, और एटीपी बनेंगे प्रकाश से। तो पहले प्रकाश को पकड़ेगा, एटीपी बनाएगा, फिर एटीपी की सहायता से इन दोनों को जोड़ेगा और ग्लूकोज बनाएगा। क्लियर हो गया कैसे? इसका उद्देश्य एटीपी बनाना, उसका उद्देश्य ग्लूकोज बनाना। वो स्ट्रोमा पे चल रही है, ये ग्रेना पे। इसके भी बहुत सारे नाम है। इसको आप CO2 स्थिरीकरण बोल सकते हैं, क्योंकि CO2 को पकड़ा जा रहा है। किसको पकड़ा जा रहा है? और ग्लूकोज में बदला जा रहा है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं N2 स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पकड़ के अमोनिया में बदलना, वैसे वायुमंडल की CO2 को पकड़ के ग्लूकोज में बदलना। क्लियर है क्या? या इसको कहा जाता है बायोसिंथेटिक प्रोसेस, जैव संश्लेषण अवस्था। क्या कहा जाता है? कि जीवों के अंदर ग्लूकोज का संश्लेषण चल रहा है, तो जैव संश्लेषण रिएक्शन, या CO2 स्थिरीकरण, या ब्लैकमैन अभिक्रिया, या अप्रकाश अभिक्रिया। 4 नाम हो गए इसके। इधर इसके भी 4 नाम, प्रकाश अभिक्रिया, या हिल अभिक्रिया, या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, या फोटोफॉस्फोलीकरण।
हरित लवक के डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए ताकि अपन ग्रेना और स्ट्रोमा के बारे में जान पाए। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दो कोशिकांग हैं, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दो कोशिकांग हैं बेटा जिन पे दो आवरण पाए जाते हैं, अदरवाइज या तो एक ही झिल्ली होगी या नहीं होगी। दो झिल्ली वाले कोशिकांग केवल दो है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। आज अपन हरित लवक की बात करेंगे। हरित लवक के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ भरा रहता है, इस अर्ध तरल पदार्थ को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बेटा? जहां पर अप्रकाशीय अभिक्रिया चलती है। स्ट्रोमा वही जिसको बोलते हैं पीटिका। क्या बोलते हैं भाई? पीटिका वर्ड देते हैं इसको कई बार। ओके, और आपको पता होना चाहिए इसमें ना दुनिया का सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम रुबिस्को मिलता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम है रुबिस्को। ये सब मैं सेल बायो में पढ़ाऊंगा तुम्हें। पढ़ ली सेल बायो? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सुनो, वो तो मुझे पता चल जाएगा कि पढ़ाई की नहीं पढ़ाई, कब पढ़ाने, कैसे पढ़ाने, सब अभी की बात करते हैं। अभी ये मुद्दा नहीं कि क्या पढ़ा दिया। सुनो, ये मैं लिख रहा हूं पृथ्वी पर सर्वाधिक मैक्सिमम मिलने वाली, अरे वो आवाज नहीं रहे, मिलने वाली प्रोटीन या एंजाइम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दुनिया के सब एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। दुनिया के सब एंजाइम किससे बनते हैं? एक दो अपवादों को छोड़ दो, बाकी सब, है ना? तो इसका मतलब आप प्रोटीन बोलो चाहे एंजाइम बोलो, आंसर तो एक ही जाएगा, रुबिस्को। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम या प्रोटीन कौन है? रुबिस्को। जब आप इसको देखोगे तो आपको अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी। ऐसे छोटी छोटी इकाइयां एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। लगभग ये 40 से लेकर 80 तक हो सकते हैं। और ये जो संरचना बनती है इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेना, जहां पर प्रकाश अभिक्रिया होती है। ऐसे ग्रेना 20 से 60 हो सकते हैं एक कोशिका में, हो सकते हैं 20 हो सकते हैं 60 हो, किसी में 25, किसी में 40, ऐसा फिक्स नहीं है। और अगर मैं इसकी एक इकाई की बात करूं तो इसको बोलते हैं अपन थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? और थाइलेकोइड को ही कहा जाता है लेमिली। इसको इस वर्ड से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, लेमिली। थाइलेकोइड बोलो या लेमिली बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और दो ग्रेना को आपस में जोड़ता है एक बड़ा लेमिली, बड़ा थाइलेकोइड। इसको बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलेकोइड, क्योंकि बेटा स्ट्रोमा में पाया जाता है। कहां पाया जा रहा है? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमल और अकेली इकाई को तो आपको पता ही है कि थाइलेकोइड बोलते हो आप, तो इसका नाम है स्ट्रोमल थाइलेकोइड। यस और नो? तो आपको पता चल गया कि प्रकाशीय अभिक्रिया तो चलती ग्रेना पर, यहां पर मतलब, और अप्रकाशीय अभिक्रिया चलती स्ट्रोमा में, मतलब यहां पर। क्लियर है क्या? अब वर्णक, कुछ वर्णक भी आता है, तो यह वर्णक देखो, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि प्रकाश अभिक्रिया ग्रेना पर चलती है, और प्रकाश अभिक्रिया के लिए किसको पकड़ना पड़ेगा? प्रकाश को। और उसके लिए क्या चाहिए हमें? वर्णक चाहिए। तो इसका मतलब ग्रेना के पास वर्णक होना चाहिए। यह है वो वर्णक, ठीक है। वर्णक जो होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं? अब बोलेंगे सर क्वांटासोम मतलब क्या? तो आप लिख सकते हैं क्वांटासोम में कि 200 से 300 वर्णक का समूह। इसका मतलब ओवरलोड हो चुका है। 200 से 300 वर्णक एक समूह के रूप में पाया जाता है क्वांटासोम। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि पीए, यहां पर दोनों वर्णक मिलते हैं, पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड, दोनों वर्णक है। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों के दोनों वर्णक होते हैं किसमें? क्वांटासोम। अपन को बाद में पता चला कि कुछ वर्णक जो है वो यहां भी है, लेकिन यहां जो वर्णक है ना वो केवल पीएस फर्स्ट है। कौन से? यहां केवल पीएस फर्स्ट वर्णक है, पीएस फर्स्ट और यहां दोनों। तो कुछ वर्णक स्ट्रोमल थाइलेकोइड के पास भी होते हैं, पीएस फर्स्ट, और ज्यादातर वर्णक ग्रेना के पास होते हैं, जिनको संयुक्त रूप से क्वांटासोम बोलते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों आते हैं। क्लियर है क्या? डायग्राम बनाओ जल्दी से बेटा। स्ट्रोमल थाइलेकोइड, स्ट्रोमा पिटिका, इसको एक्चुअली बेटा हिंदी में बोल देते पिटिका। कई बार शुद्ध हिंदी लिखी आ जाती है कि पिटिका, तो अपन को पता ही नहीं चलता कौन पिटिका, तो याद रहना चाहिए स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हिंदी में बोलते पिटिका। बस बस बस, बहुत बहुत पटलाई करते हो तुम लोग। चलो खत्म करो इसको जल्दी से, प्लीज जल्दी खत्म करो, 1-2 मिनट और दे रहा हूं बस। तो
आपने देखा बेटा कि हरितलवक के अंदर जो भरा हुआ है वो स्ट्रोमा है ना, यस और नो? स्ट्रोमा वही जगह है जहां पर कौन से विक्रिया चलती है? अप्रकाश। और ग्रेना पर कौन से विक्रिया चलती है? प्रकाश। ग्रेना की एक इकाई को क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। दो ग्रेना के बीच में क्या बोलता है? स्ट्रोमल थाइलेकोइड। अच्छा, वर्णक दो जगह, एक तो क्वांटासोम जो कि ग्रेना पर है, और एक पीएस फर्स्ट जो स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे। हालांकि मेन वर्णक तो क्वांटासोम में ही मिलते हैं, यस और नो? स्ट्रोमा में एक प्रोटीन मिलती है रुबिस्को। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन या सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम कौन है? रुबिस्को। वेरी नाइस। अब देखो अपन सबसे पहले बात करेंगे बेटा किसकी? प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया का उद्देश्य बताओ मुझे। एटीपी बनाना। प्रकाशीय रिएक्शन का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल। और बेटा एटीपी बनाने के इसके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है चक्रीय रिएक्शन, और एक तरीका है बेटा अचक्रीय रिएक्शन। मतलब ये चक्रीय और अचक्रीय रूप से चलेगा और तब जाकर ये एटीपी बनाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि प्रकाशीय के दो भाग है, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय का उद्देश्य भी क्या है? एटीपी बनाना। अचक्रीय का उद्देश्य भी क्या है? एटीपी बनाना। वेरी नाइस बेटा। इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं अभी, पर हम केवल इतना पढ़ रहे हैं जितना अपना काम है। बाकी इसके पास इसका डीएनए होता है, इसका राइबोसोम होता है, स्टार्च के कण होते हैं, फलाना बहुत सारी चीजें, पर हमें सिर्फ इतना सा मतलब है जो हमारा काम निकल जाए। तो इसके दो पद है, चक्रीय और दोनों का टारगेट क्या है बेटा? देखिए मैं एक आध अंतर तो यहां लिख देता हूं कि चक्रीय में केवल कौन सा वर्णक भाग लेगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि केवल पीएस फर्स्ट भाग लेगा। सुन लो, पढ़ाना तो बाकी है ही, अभी मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि इसमें केवल कौन भाग लेगा? पीएस फर्स्ट। ध्यान रखना बेटा, इसमें पीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों, पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड दोनों भाग लेते हैं। एक तो अंतर पता होना चाहिए आप लोगों को, भाग लेते हैं, यस और नो? एक और अंतर बता रहा हूं। अरे रुक जा भाई, पढ़ा लेने दे, गरीब के पेट में क्यों लात मार? ये ग्रेना व स्ट्रोमल थाइलेकोइड, स्ट्रोमल थाइलेकोइड दोनों स्थानों पर चलती है, दोनों स्थानों पर चलती है। और यह केवल ग्रेना पर, सुनो, यह केवल ग्रेना पर। रीजन, कारण ऐसा है कि चक्रीय अभिक्रिया किस पर आधारित है? पीएस फर्स्ट पर। अरे यस सुनो, जहां जहां पीएस फर्स्ट होगा वहां ये चल जाएगा। देखो पीएस फर्स्ट ग्रेना के पास भी है, अरे ग्रेना क्वांटासोम पीएस फर्स्ट, तो ग्रेना पर चल सकती है कि नहीं? और पीएस फर्स्ट इसके पास भी है, तो यहां भी चल सकती है। इससे मैंने लिखा है कि दोनों जगह चलेगी, लेकिन अचक्रीय में दोनों वर्णक होने चाहिए। क्या इसके पास दोनों वर्णक है क्या? तो यहां नहीं चलेगा। क्या ग्रेना के पास दोनों वर्णक है क्या? तो ग्रेना पर चलेगा। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब अपन केवल पहले की सभी क्रिया को ले लेते हैं बेटा, चक्रीय को ले लेते हैं ताकि अपन उसके बारे में समझ सके। मान लो कि मैंने ग्रेना का डायग्राम बना लिया, ग्रेना पर एक थाइलेकोइड बना लिया और एक ग्रेना की गुहा, मतलब थाइलेकोइड के बीच में भी क्या होती है बेटा? ये जो डायग्राम बना रहे हो ना, इसके बीच में भी क्या होती है? सब में गुहा होती है इसे, ना? वो तो अपन बनाते नहीं, पर इस सब में गुहा होती। तो मैंने एक थाइलेकोइड निकाला, ये है वो थाइलेकोइड, इसमें बीच में आपको क्या दिख रही है बेटा? गुहा। यस और नो? अरे ओ वाह, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। ये लाइट गिरी बेटा 700 नैनोमीटर से ज्यादा की। आपको पता है 700 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट गिरती पीएस फर्स्ट एक्टिव हो जाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलेगा बेटा, उस इलेक्ट्रॉन को लेगा एफआरएस। एफआरएस कौन है? रुक जाओ, सब बता दूंगा, अभी एफआरएस ही नाम याद रखो बस। एफआरएस इलेक्ट्रॉन दे देगा एफडी को। एफडी कौन है? बस एफडी याद रखो। यहां से वर्णक चला जाएगा साइटोक्रोम वर्णक के पास, मतलब CYT के पास, केवल CYT याद रखो। फिर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा PC। PC कौन है? प्लास्टोसाइनिन, लेकिन अभी केवल PC याद रखो, और इलेक्ट्रॉन वापस लौट आया।
क्या चक्र बना लिया इसने? क्या इसको चक्रीय बोलोगे आप? बेटा जब चक्रीय अभिक्रिया चलती है ना, तो चक्रीय अभिक्रिया से बनते हैं 2 एटीपी। कैसे बनते हैं वो सब बताएंगे बाद में। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एक चक्रीय अभिक्रिया से 2 एटीपी का निर्माण होता है। एक चक्रीय अभिक्रिया से कितने एटीपी? 2 एटीपी। वेरी नाइस। अब यहाँ क्या क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करनी है। अच्छा मैं नाम भी लिखता हूं, जैसे FRS का पूरा नाम है बेटा, हिंदी नाम ही लिखूंगा, फेरस रेड्यूसिंग सबस्ट्रेट। तो फेरस अपचायक, रेड्यूसिंग मतलब क्या है बेटा? अपचायक अभिकारक। फेरस अपचायक अभिकारक, फेरस रेड्यूसिंग सबस्ट्रेट। और इसको अपन कई बार बेटा आयरन सल्फर प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों धातु होती है, आयरन भी और सल्फर भी। तो आयरन सल्फर प्रोटीन भी बोल सकते हो इसको। एक और कौन नाम आया था बेटा? FD। FD का नाम भी आप याद रख सकते हो, फेरेडॉक्सिन। क्या नाम है? वेरी नाइस, फेरेडॉक्सिन। ठीक है। और PC आया हुआ एक, PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन। P मतलब प्लास्टोसाइनिन, यस और नो? और CYT का मतलब है साइटोक्रोम। क्या मतलब है? मैं तो बोल रहा हूं ये याद करो तो करो, नहीं तो मत करो, लेकिन जो पॉइंट दिखाऊंगा ना वो याद कर लेना। ये याद करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये याद रहेगा तो पॉइंट जल्दी याद रहेंगे। अदरवाइज पॉइंट तो याद करने ही करने। पहले पॉइंट लिखाऊंगा फिर इस पे बात करूंगा